अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है मेरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये लॉ जो है 22 मार्च 1898 को इन्फोर्स हुआ था और इसमें टोटल 565 सेक्शन हैं और इसमें 5 स्केड्यूल पे ये बेस करता है। तो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो वो ओपन कर लें, क्योंकि मैंने ये नोट्स जो हैं ये जो बेयर एक्ट है सीआरपीसी को उसको मजीद सिंप्लीफाई करके और इजी वर्ड में लिखे हैं। और अगर आपके पास कोई और मटेरियल है तो आप उसको ओपन कर लें ताकि हम आज सेक्शन वाइज ये सारे इसके पॉइंट डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपको काइंड ऑफ कोर्ट्स के हवाले से बताऊँ तो जो सबसे लोअर कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट लेवल की कोर्ट्स हैं, वो सबसे लोअर कोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट उससे उससे अपर लेवल पे कोर्ट ऑफ सेशन आती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। और देन प्रोविंस लेवल पे हाई कोर्ट जो है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही होती हैं। तो अगर कोई सेशन कोर्ट अगर कोई सज़ा देती है किसी शख्स को तो उसकी उसकी सज़ा के खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जाती है। और सेशन कोर्ट अगर किसी को सज़ाए मौत देती है तो उस सूरत में भी उसकी तस्दीक जो है वो हाई कोर्ट से दरकार जो ज़रूरी होती है उसकी तस्दीक। तो जैसे कि कोर्ट की काइंड है वैसे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके पास 3 साल की एम्पावर्ड होता है कि वो 3 साल की कैद की सज़ा सुना सके, या अंडर सेक्शन 30 वो उसको इतना एम्पावर्ड किया गया है कि वो 7 साल तक की सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट वो भी सुना सकता है। जो सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो किसी को सुना सकता है, किसी भी मुजरिम को। और नेक्स्ट जो है थर्ड क्लास जो लेवल का मजिस्ट्रेट होता है वो सिर्फ 1 माह तक की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना सकता है। आगे हम बात करते हैं ऑफेंसेस की। तो ऑफेंसेस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि जिनमें पुलिस जो है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है 154 के अंदर फॉल करते हैं। और जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। और इन्हें दीज आर प्राइवेट ऑफेंस भी, इन्हें प्राइवेट ऑफेंस भी कहते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पार्टीज हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। जबकि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके जो अंडर 165 डील किए जाते हैं। और ऐसे इन ऑफेंसेस में जो पुलिस है विद परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वारंट जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो पार्टीज हैं वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नेक्स्ट हम आगे इसमें अगर फर्दर बात करें तो एक बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं और एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बेल बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें कोर्ट जो हैं वो आप मुजरिम को बेल जो है वो ग्रांट कर सकती हैं। और इनमें वो सारे ऑफेंसेस आते हैं कि जिनकी सज़ा 3 साल से कम हो, वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिनमें इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट दी जाती है ऑफेंडर को, उसकी इम्प्रिजनमेंट का पीरियड अगर 3 साल से ज़्यादा हो तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोहिबिटरी क्लॉजेज होती हैं कि जिसमें ये स्पेशल एम्पावर्ड किया गया कोर्ट्स को कि अगर इम्प्रिजनमेंट का पीरियड जो है वो 10 साल से कम है, 3 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम है, तो उस केस में भी अदालत को एक स्पेशल एम्पावर्ड किया गया है कि वो बेल ग्रांट कर सकती हैं। और जो जो बेल है ये मैटर ऑफ राइट होता है जो भी ऑफेंडर होता है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफेंस के। और जो ऑफेंस अगर कोई होता है तो उसकी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है जो कि पुलिस लेवल पे होती है और पुलिस सारे एविडेंस कलेक्ट करती है उस ऑफेंस के हवाले से। देन नेक्स्ट उसके जो फेज आता है वो इंक्वायरी का आता है। इंक्वायरी डिटर्म इसलिए की जाती है कि ट्रुथ को डिटरमिन किया जा सके कि एक्चुअली फैक्ट्स हैं क्या।
और एंड पे इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है ट्रायल का आता है कि जिसमें जो भी एक्यूज होता है उसको कन्विक्ट किया जाता है या उसको एक्विट किया जाता है। जो ट्रायल होता है ये बेसिकली होता है कोर्ट के लेवल पे आकर, जब मैटर जो कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट जो है वो उसका ट्रायल कंडक्ट करती हैं और उसके बाद ऑफेंडर को या तो उसको कन्विक्ट कर देती हैं या फिर उसको एक्विट कर देती हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायल की बात करें तो जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो अंडर सेक्शन 241 अप टू 250 के तहत ट्रायल करते हैं। और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो और हाई कोर्ट जो होती है वो अंडर सेक्शन 265 ए के तहत जो होती हैं वो ट्रायल कंडक्ट करती हैं किसी भी एक्यूज का। इसी तरह एक समरी ट्रायल होता है जो कि अंडर 260 टू 265 सेक्शन के अंदर फॉल करता है। अगर अगर किसी के किसी जो भी मुजरिम है उसको इम्प्रिजनमेंट होती है कि जिसके 6 माह से कम है जिसका पीरियड है, तो उसको उस केसेस में जो अदालतें हैं वो उसको इम्प्रिजनमेंट की बजाय उसको मॉनेटरी कोई पॉलिसी को उसको जुर्माना डाल के तो उसको उसका जो है इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको माफ़ कर देती हैं और उसको कोई फाइन डाल देती हैं। तो स्टूडेंट अगर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, तो चैप्टर 1 में जो है प्रिलिमिनरी डेफिनेशन डिफाइन की गई हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है एडवोकेट जनरल को इसमें डिफाइन किया गया है कि एडवोकेट जनरल वो होते हैं जो कि जिनको हम आम जुबान में सरकारी वकील कहते हैं। सरकारी वकील जो हैं वो भी एडवोकेट जनरल की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। और जो स्पेशल जो अपॉइंट हुए होते हैं प्रोविंस की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल सीट्स अलॉट्स होती हैं, वो भी एडवोकेट जनरल में फॉलो करते हैं। जो सेकंड डेफिनेशन है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के वाले से है। तो आपको पता है मैंने हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आपको पता है ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट जो है ना अरेस्ट के किसी को भी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कंप्लेंट को डिफाइन किया गया कि अगर कोई भी किसी शख्स के खिलाफ कोई रिटन या ओरल मजिस्ट्रेट को दरखास्त देता है तो वो कंप्लेंट कहलाएगी। जुडिशल प्रोसीडिंग से मुराद वो तमाम कार्रवाई होती है जो अदालत में की जाती है जिसके अंदर एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और ओथ वगैरह लिए जाते हैं, वो सब जुडिशल प्रोसीडिंग कहलाती हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको इलम में है कि ऐसे तमाम जुर्म होते हैं कि जिनमें पुलिस जो है बगैर मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। ऑफेंसेस की बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफेंसेस की है एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि अंडर द लॉ जो है वो पनिशेबल हो वो ऑफेंस कहलाता है। प्लीडर से आपको मालूम आपके इल्म में हमने और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स में हम इस चीज़ को पढ़ सकेंगे। जो भी लॉयर होता है, वकील होता है, अटॉर्नी होता है किसी का, वो प्लीडर कहलाता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुराद पर्सन पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, के हुकूमत के बहाव पे जो भी शख्स जो उसने अपॉइंट किया होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, अरेस्ट एस्केप एंड रीटेकिंग के वाले से। तो स्टूडेंट इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 से, अरेस्ट हु मेड, के गिरफ्तार कौन कर सकता है। तो अंडर 46 के तहत जो पुलिस अफसर होता है उसको एम्पावर्ड किया गया है कि वो किसी भी शख्स को किसी माकूल वजह की बेस पे गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 47 है सर्च ऑफ प्लेस एंटर बाय पर्सन थॉट टू बी अरेस्टेड। तो इस सेक्शन के तहत के किसी जिसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हों उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो किसी की जगह पे ना उसको सर्च कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 49 की, पावर टू ब्रेक ओपन डोर एंड विंडो फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन, कि इसके तहत पुलिस जो है अगर पुलिस को किसी अफसर को किसी घर में कैद कर दिया होगा या उसको बंद कर दिया होगा या उसका जो भी वो एक अपना कानूनी कोई भी चाराजोई कर रहा और उस उसके अगेंस्ट उसको कहीं पे बंद कर दिया गया, तो ये उसके पास इख्तियार है कि उस घर का दरवाज़ा तोड़ दे या उसकी खिड़की तोड़ के वहाँ से बाहर निकल आए, अपने आप को आज़ाद कर ले। ये अंडर 49 उसको प्रोविजन है कि वो अपने लिबरेशन के लिए उसकी घर को किसमें दाखिल भी हो सकता है और किसी घर को तोड़ के बाहर भी निकल सकता है। सेक्शन
51 की बात करें, सर्च फॉर अरेस्टेड पर्सन, अगर कोई शख्स है जिसके वारंट इशू हैं उसकी गिरफ्तारी के, तो उसको अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस जो है वो सर्च कर सकती है, किसी भी घर में जा सकती है उसके सर्च के लिए, या कहीं भी एंटर हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 52 की बात करें, मोड ऑफ सर्चिंग वुमन, तो सेक्शन 52 में ये बात बड़ी क्लियरली बयान की गई है कि अगर किसी औरत की तलाशी लेनी हो तो उसमें उस औरत की तलाशी जो है वो फीमेल पुलिस अफसर सिर्फ वही उसी को परमिशन है कि वो सर्च कर सकती है किसी फीमेल को। नेक्स्ट हम इसका पार्ट बी को डिस्कस करते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, कि वो किन केसेस में पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप करना है, क्योंकि इसमें अक्सर और बेशतर 1 से 2 एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। तो हम सेक्शन 54 बात करें, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो सेक्शन 54 के तहत अभी हम जैसे पहले पढ़ा कि जितने भी पुलिस को ये स्पेशल अख्तियारात हासिल हैं कि वो जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, उनमें बगैर वारंट के जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 55 में होता है कि अगर कोई आदि मुजरिम है, कोई रोबर है, जो आदि चोर है, तो उसको पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 56 इस बात को बता रहा है कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि अगर इंचार्ज जो है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, उसने अगर अपने किसी मातहत अफसर की ड्यूटी लगाई है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो वो भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 57 कहता है रिफ्यूज टू गिव नेम एंड एड्रेस, अगर कोई शख्स है वो पुलिस को मालूम करने पे अपना नाम, रिहाइश, पता वगैरह उसको नहीं बताता, तो पुलिस के पास ये स्पेशल राइट्स हैं कि वो उस शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, अगर वो अपने क्रेडेंशियल और अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं पास ऑन करता। सेक्शन 58 की बात करें, तो परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इन अदर जुरिस्डिक्शन, अगर किसी और कोई शख्स है जो किसी दूसरी अदालत है या किसी और सूबे से या किसी और इलाके से मफरूर है, और वो किसी दूसरे इलाके में आकर रूपोश हो गया, तो उस इलाके की पुलिस जो है वो बगैर वारंट उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 59 की बात करते हैं, तो सेक्शन 59 के तहत कोई भी ऐसा शख्स जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो उसे कोई भी प्राइवेट शख्स जो है वो उसे अपनी हिरासत में रख सकता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने या किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके उसको अरेस्ट करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 60 की, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज टू पुलिस स्टेशन, कि जो भी शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश किया जा सकता है। सेक्शन 61, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, तो सेक्शन 61 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं कि पुलिस के पास ये इख्तियार कितनी देर तक वो पुलिस किसी शख्स को अपने हिरासत में रख सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन। तो सेक्शन 61 इस चीज़ को बड़ा क्लियरली बता रहा है कि पुलिस जो है किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। सेक्शन 62 पे बात करते हैं, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, कि पुलिस के ऊपर ये लाजम है कि अगर वो किसी शख्स को अरेस्ट करती है तो वो उसको आगे रिपोर्ट करेगी अपने जो भी मुतलका मजिस्ट्रेट है उसके इलाके का, उसको उसके सामने उसको पेश करना होता है, और उसको उसको रिपोर्ट करना जो है वो पुलिस पे ज़रूरी है। सेक्शन 63 के तहत सेक्शन 63 में डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड बताया गया कि अगर कोई शख्स जमानत पे रहा है और उसकी जमानत बाद में खारिज हो सकती है, तो उस सूरत में भी पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है उस शख्स को दोबारा अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 64 है, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट, अगर कोई शख्स जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई अगर जुर्म करता है तो उस सूरत में भी उसको बगैर वारंट जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 65 है जी, अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, कि अगर कोई भी शख्स है जो वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके सामने कोई अगर ऑफेंस करता है, तो उसको भी एक अंडर सेक्शन 64 जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 65 उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 66 की बात करें, तो सेक्शन 66
जो है पावर ऑन स्केप टू परसू एंड रिटेक। अगर कोई शख्स है जो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, ठीक है, तो उस सूरत में भी उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती। वो उसको जब जहाँ भी मिले उसको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन अब हम स्टूडेंट सेक्शन 96 की बात करते हैं। व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड के जो सर्च वारंट होते हैं जो अमूमन इशू किए जाते हैं वो किन मौकों पे इशू किए जाते हैं। क्या सेक्शन 96 के तहत अगर अदालत समझती है कि अगर सम्मन भिजवाने के बावजूद भी जिस शख्स को सम्मन भिजवाया गया वो दस्तावेजात जो है वो अदालत में पेश नहीं कर रहा, तो उस सूरत में अदालत जो है वो सर्च वारंट जो है उन डॉक्यूमेंट की उनको प्रेजेंट करने के लिए सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकती है। सेक्शन 98 है सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर डॉक्यूमेंट। अगर कोई ऐसी रिहाइश गाह है जिसके बारे में इतला है कि वहाँ पे चोरी का सामान जो है वो रख छुपाया गया है, या वहाँ पे कोई ना फौज डॉक्यूमेंट जाली दस्तावेजात जो है वो तैयार की जाती हैं या तैयार करके छुपाई गई हैं, तो उस सूरत में भी ये कोर्ट जो है वो एम्पावर्ड हैं कि वो सर्च वारंट इशू कर सकती हैं। उस जगह की तलाशी के लिए उस सर्च वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। सेक्शन 99 ए की बात करें तो सेक्शन 99 ए के हवाले से कि पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। कि अगर कोई भी अखबार है या कोई भी ऐसा इदारा है जो इश्तियाल अंगेज इशात कर रहा है या मजहबी फ़रका वारियत फैला रहा है और उसके लिए वो कुछ पब्लिकेशन कर रहा है, तो उस सूरत में भी जो है वो मजिस्ट्रेट जो अदालतें हैं वो उनके पास दायरा इख्तियार में है कि वो सर्च वारंट कर इशू कर सकती हैं। और इसके अलावा वो जो दस्तावेज़ात हैं, जो ममनुआ दस्तावेज़ात हैं, उनको कब्ज़े में लेने का भी हुक्म जो है वो जारी कर सकती हैं। ये स्पेशल पावर है ताकि पब्लिक का पीस जो है वो मेंटेन किया जा सके। सेक्शन 99 बी एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर। अगर कोई अदालत है, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हुए हैं फॉरफिचर फॉरफिचर डॉक्यूमेंट की फॉरफिचिंग के लिए या जो पब्लिकेशन है उनको जब्त किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 99 बी जो है वो दायर की जाती है। सेक्शन 99 डी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर अदालत जो है अगर वो समझती है कि जो भी शवाहद उसके सामने पेश किए गए हैं और जो भी उसके उसके सामने एविडेंस लाए गए हैं और अदालत इस चीज़ से मुतमिन है कि जो फॉरफिचिंग की गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स की या उनकी पब्लिकेशन की वो गलत तरीके या गलत वजूहात पे की गई थी, तो अदालत जो है मातहत अदालत के ऑर्डर को है अंडर सेक्शन 99 डी जो है वो सेट असाइड कर सकती है। सेक्शन 99 ई के तहत के जो भी शख्स जिस भी इदारे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी इशात के हवाले से कि उसने इश्तियाल अंगेज़ जो है वो इशात की हैं या मजहबी फ़िरका वारियत फैलाने के लिए उसने कोई पब्लिकेशन की है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अदालत के पास अपने तमाम ठोस जो सबूत हैं वो उनके सामने पेश किए जाएँ, अदालत के सामने अपने तमाम सबूत रखे। और अदालत पे फ़र्ज़ है कि वो जो भी सबूत उसके सामने पेश किए हैं उनका एहतराम करे, उसी के हवाले से अपना जो भी है वो ऑर्डर वो इशू करे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। कि अगर कोई शख्स जिसको गैर कानूनी तौर पर हफ्ते भेजा में रखा गया है, तो उसको भी उसके लिए भी अदालत जो है वो सर्च वारंट इशू कर सकती है उसको बाजियाब कराने के लिए। तो सेक्शन 100 में आते हैं सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। कि जब भी अगर किसी शख्स को हफ्ते भेजा में रखा जाता है तो जो मजिस्ट्रेट है उसकी सर्च वारंट के लिए उसको हाजिर करने के लिए, उसको पेश करने के लिए सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकता है जिस भी जगह पे उसको कैद रखा गया हो या जहाँ भी उसको कन्फाइन किया गया हो। सेक्शन 106 की बात करें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कि अदालत जो है वो अमन को यकीनी बनाने के लिए जो भी मुजरिम है उससे अमन की बहाली के लिए उससे कोई बॉन्ड तलब कर सकती है कि वो कोई श्योरिटी या कोई बॉन्ड जो है वो अदालत में जमा कराए कि वो जो पब्लिक पीस एट लार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये अंडर 106 के तहत आती हैं। अंडर 107 सेक्शन की बात करें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस।
कि जो भी अदालत है या मजिस्ट्रेट है वो उसके दायरा अख्तियार में है कि वो अवामी जो अमन है उसको जारी रखने के लिए कि जो भी ऑफेंडर है उसे क्लेम कर सकती है कि वो कोई अपनी श्योरिटी दे या कोई बॉन्ड दे या कोई भी ऐसे दस्तावेजात अदालत में जमा करवाए कि जिसके तहत जिसमें ये क्लियरली लिखा गया हो कि वो अवामी जो अमन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 133 की बात करते हैं, कंडीशन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कि अगर अवामी मकामात पर अगर कोई रुकावट रखी गई है जिसकी वजह से पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है, तो उस सूरत में भी अंडर सेक्शन 133 मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास जो है उसके पास ये पावर है कि वो उन रुकावटों को हटाने का हुक्म दे सकता है। अंडर अंडर वन सेक्शन 143 की बात करें, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मजिस्ट्रेट जो होता है उसके उसके दायरे इख्तियार में है, वो किसी शख्स को हुक्म दे सकता है कि वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत अवामी परेशानी को ना दोहराए या उसको कोई भी ऐसा अमल ना दोहराए जिससे पब्लिक जो है उसमें बेचैनी या उसमें परेशानी पैदा हो रही है उसके अमन में। स्टूडेंट सेक्शन 154 बात करते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ऐसे के जो भी कॉग्निजेबल केसेस हैं उनमें इंफॉर्मेशन फराम करने का क्या तरीकेकार है। तो जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी मालूमात जो है वो तहरीरी या ज़ुबानी शक्ल में पुलिस को दी जा सकती है, और अगर वो तहरीरी शक्ल में जमा करवाई जाती है तो जो भी शख्स वो मालूमात फराम कर रहा है उसके ऊपर दस्तखत होना ज़रूरी है। सेक्शन 155 की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में पुलिस अफसर जो है उसे रजिस्टर में तहरीर करता है जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है नॉन कॉग्निजेबल के वाले से, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो मजिस्ट्रेट को भिजवा देता है। और जो पुलिस अफसर है वो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उस उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो पुलिस अफसर उससे मजिस्ट्रेट की इजाज़त जो है वो दरकार होती है। औ और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर 156 इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस अफसर है उसको मजिस्ट्रेट की तरफ से किसी किस्म की भी जो है इजाज़त दरकार नहीं होती, वो बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के अपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस अफसर कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 157 की, प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड। ठीक है। अगर किसी शख्स जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उस सूरत में पुलिस अफसर जो है उस शख्स को जिसने वो ऑफेंस किया उसको अपनी हिरासत में रख सकती है। इसका इसका अगर जो सब सब कैटेगरी ए है उसकी बात करें, वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस्ड विद के अगर जुर्म अगर छोटी नोयत का हो तो उस इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है वो मातहत अफसर जो होता है अपना उसको तफ्तीश के लिए कह सकती है। और इसकी सब पार्ट बी की बात करें तो उसके हवाले से वेयर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज सीन नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। कि अगर जो इंचार्ज है थाने का वो समझता है कि जो उसको ग्राउंड जो उसको एविडेंस प्रोवाइड की गई हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस सूरत में भी वो जो अपनी तहकीकात है उसको ख़त्म कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। सेक्शन 158 की बात करें कि तो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउस सबमिटेड। तो पुलिस जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है जो भी वो तफ्तीश करती है उसको अंडर सेक्शन 157 एक रिपोर्ट की सूरत में मजिस्ट्रेट को जमा करवाती है। और वो जो रिपोर्ट होती है उसमें जो सीनियर ऑफिशियल होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के उनके साइन जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। सेक्शन 159 पे आते हैं, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। रिपोर्ट जब पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा करवाएगी तो मजिस्ट्रेट के पास ये सवाबदीदी इख्तियार होता है कि उस रिपोर्ट को मौसूल होने के बाद मजिस्ट्रेट अगर समझता है तो उस पर अपनी भी तफ्तीश करवा सकता है अंडर सेक्शन 159। सेक्शन 160 पे आते हैं, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो ये पुलिस अफसर के ये पास ये ड्यूटी और उसके पास ये इख्तियार है कि जो भी गवाह हैं उनको हाज़िरी के लिए उनकी विटनेस जो है उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
पुलिस ऑफिसर की अंडर सेक्शन 160। तो 161 की बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी विटनेस को ज़ाती तौर पे एग्जामिन करेगा। वो जो भी अपने बयान कर रहा है, जो भी एविडेंस दे रहा है या जो भी अपनी शवायद बयान कर रहा है, उसको अपने अपने तरीके से उसको एग्जामिन करेगा और उसी हिसाब से उसको अपने पास रिपोर्ट करेगा। सेक्शन 162 की बात करते हैं, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ सच स्टेटमेंट इज इन एविडेंस। तो भाई जो भी गवाह जो भी बयान देंगे पुलिस को, उस पे विटनेस के साइन होने ज़रूरी हैं। अगर विटनेस के साइन उस पे मौजूद नहीं है तो उस स्टेटमेंट का किसी किस्म का कोई भी उसकी वैल्यू या उसकी वक़्त नहीं होगी अदालत में। सेक्शन 164 की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इसको स्पेशल इसको याद रखेंगे। जो भी कन्फेशन होता है, कोई भी मुजरिम अपने जुर्म का जो इतराफ़ करता है, तो वो हमेशा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करेगा। वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होना चाहिए या फिर कोई सेकंड क्लास लेवल का एटलीस्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो कोई शख्स अपने जुर्म का इतराफ़ पुलिस के सामने करता है तो उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर वो आपको पेपर में एमसीक्यूज पूछ सकता है, ये बताएं कौन सा सेक्शन है अंडर सीआरपीसी के वो जो कहता है कि जो कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगा। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि सेक्शन 164 के तहत के जो भी कन्फेशन है जो कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगा वो एडमिसिबल होता है अंडर कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 165 की बात करें, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस अफसर शवाहद इकट्ठे करने के लिए किसी भी जगह की जो है वो तलाशी ले सकती है। उसके पास ये अख्तियार दिया गया उसे कानून के अंदर के वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस अफसर जो है वो कहीं भी अपनी सर्च कर सकता है। सेक्शन 167 पे आते हैं। सेक्शन 167 मैंने आप देख रहे हैं स्पेशली रेड हाईलाइट किया हुआ है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। की ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर उसने किसी शख्स को अपनी हिरासत में लिया तो उसने 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है। और अगर पुलिस समझती है कि 24 घंटे जो हैं वो मतलूबा वक्त नहीं और उसमें तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकती, तो उसने 24 घंटे के बाद उस शख्स को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके उसका मजीद रिमांड लेना होता है। और मजिस्ट्रेट जो है वो भी अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटिन्यूसली 15 एक ही वक्त में 15 दिन से ज़्यादा की जो है वो रिमांड नहीं दे सकता। एक की गो में जो है मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड दे सकता है पुलिस को। 15 दिन से ज़्यादा जो है मजिस्ट्रेट इस चीज़ का पाबंद है कि वो 15 दिन से ज़्यादा का एट वंस जो है वो रिमांड पुलिस को नहीं देगा। सेक्शन 168 की बात करते हैं, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। कि जहाँ भी कोई मातहत पुलिस अफसर है वो अगर तफ्तीश कर रहा है तो उस तफ्तीश के जो भी नतज होंगे वो अपना जो भी इंचार्ज होगा स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे हम एसएचओ बोलते हैं, या जो उसका भी जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 170 पे, केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो इसके तहत जब पुलिस जो है वो एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट कर लेती है और सारे शवाहद जो हैं वो मुकम्मल कर लेती है, तो सूरत में पुलिस जो है वो अपने पुलिस अफसर जो है वो मजिस्ट्रेट को मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 174 की, पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड केस और दीगर केसेस में जब भी कोई अगर कोई कत्ल का कोई केस है या कोई खुदकुशी का केस आता है या कोई हादसाती मौत किसी शख्स की वाक़या हो जाती है किसी जानवर की वजह से या किसी मशीनरी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उस सूरत में पुलिस अफसर जो है वो रिपोर्ट उस जो अपने मुतलका मजिस्ट्रेट को जो है उस जो भी वो हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट जो है वो भिजवाने का पाबंद होता है अंडर सेक्शन 174। 175 की बात करें तो 175 सेक्शन जो है सीआरपीसी, इसके तहत पुलिस जो है वो किसी भी शख्स को तफ्तीश के लिए अपने पास तलब कर सकती है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि अंडर 175 पुलिस जब भी किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है तो अंडर सेक्शन 175 और सीआरपीसी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब करती है। सेक्शन 176 की बात करें, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू केस ऑफ डेथ।
अगर कोई शख्स है जिसकी पुलिस हिरासत में अगर उसकी मौत वाक़या हो गई है और वो उसमें जो है जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये एम्पावर्ड है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि वो जो उसकी जो मुल्ज़म है जो उसकी पुलिस की तशद्दुद की वजह से उसकी हलाकत हुई है या तबई मौत अपनी वो फौत हुआ है। तो उस केस में भी जो मजिस्ट्रेट है वो अंडर 176 जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है ऐसे तमाम मामलात की जहाँ में किसी भी शख्स की मौत जो है वो पुलिस हिरासत में अगर वाक़या हो गई हो तो। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इसका इससे इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने स्पेशल हाईलाइट्स किए हैं वो आप स्टूडेंट्स के लिए कि आपने उस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें पास्ट पेपर में भी ऑब्जर्व किया गया है कि काफ़ी एमसीक्यू उसमें से आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपील की। तो अपील जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है उस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 404 के अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई कि नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय अदर लॉ ऑफ दिस टाइम बीइंग इन फोर्स के जो भी इसमें बताई गई हैं जो भी ग्राउंड बताई गई हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सिर्फ उन्हीं ग्राउंड पे अपील जो है वो फाइल की जा सकती है अदरवाइज और किसी ग्राउंड पे अपील फाइल नहीं होगी। तो हम सेक्शन 405 की बात करते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अगर किसी शख्स की जो है वो उसकी दरखास्त जो है खारिज हो जाती है किसी भी मातहत अदालत से तो कोई अटैच प्रॉपर्टी के हवाले से तो वो उसके अगेंस्ट अपनी अपील जो है वो सेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। सेक्शन 406 की बात करें अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर। अगर कोई शख्स है जिसको अदालत ने जिससे सिक्योरिटी ली है जैसे कि अभी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि पब्लिक सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अगर अदालत किसी शख्स से बॉन्ड लेती है या कोई सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है तो उस अदालत के उस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील जो है वो फाइल की जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 406। 406A जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी के अगर किसी शख्स की जो भी श्योरिटी है अगर उसको मुस्तरद कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है वो मजिस्ट्रेट के उस एक्ट के खिलाफ भी जो अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन में की जा सकती है। सेक्शन 408 की बात करते हैं अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज टू और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो भी फैसला होगा उसके फैसले के खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील की जा सकती है। तो ये एक हायरार्की है जो कि कानून ने लॉ ने डिफाइन की है। तो स्टूडेंट आपके इल्म में होना चाहिए कि जो भी मजिस्ट्रेट जो है वो सबसे लोअर लेवल की अदालत होती है तो उसके किसी भी फैसले के खिलाफ जैसे कि हमने स्टार्ट में इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा थे आप अपील करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को और अगर कोर्ट ऑफ सेशन का कोई भी है कोई ऑर्डर है तो उसके खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो हम आगे बात करते हैं सेक्शन 410 की अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। तो वही जो मैं आपसे भी बात कर रहा था एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन मे अपील टू द हाई कोर्ट के जो भी अगर कोई सेशन जज ने या सेशन कोर्ट ने अगर किसी शख्स को कन्विक्टेड कर दिया गया तो उस एक्ट के खिलाफ या उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जाएगी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि अंडर सेक्शन जो हाई कोर्ट में जो अपील की जाती है एडिशनल सेशन जज या सेशन कोर्ट के फैसले के वो कौन से सेक्शन के अंडर की जाती है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 410 के तहत वो अपील जो है हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। 411 ए की बात करें अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट का अगर कोई भी फैसला होता है तो उसको उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइल की जाएगी अंडर सेक्शन 411A। सेक्शन 413 की बात करते हैं नो अपील इन पैटी केसेस कि कोई भी जो छोटे नौयत के मुकदमात होते हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ये इस सेक्शन का मकसद ये है कि जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर अनडू बर्डन ना पड़े कि छोटे छोटे अगर कोई छोटी छोटी सजाएं हैं
या ऐसे केसेस हैं जिनमें छोटे जुर्माने हुए हैं, छोटी सजाएं हुई हैं, उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट सुपीरियर कोर्ट में अपील ना फाइल की जाए। तो 413 इस चीज़ को बड़ा क्लियर करता है कि जो भी छोटी नौयत के मामलात होंगे उनके खिलाफ जो अपील है वो नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर अगर हाई कोर्ट ने किसी शख्स को 6 माह की कैद सुनाई है या किसी शख्स को 200 रुपये का जुर्माना किया, तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि ये पैटी केस में फॉलो करता है, तो इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर किसी शख्स को कन्विक्ट किया और उसको 1 माह की सजा सुनाई है या उसको 500 रुपये जुर्माना किया, तो उस केस में भी उस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की नहीं की जा सकती। तो जो भी कन्विक्टेड है उसको 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ेगी, और उसको जुर्माना किया है अदालत ने 50 रुपये को, तो उसको जो भी उसको फाइन हुआ है वो उसको पे करना पड़ेगा। इस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि वो कौन से हाई कोर्ट की कितने देर की इम्प्रिजनमेंट जो है उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते, अपील कर सकते हो। तो आप के इलम में होना चाहिए कि अगर कोई हाई कोर्ट किसी को 6 माह की सजा सुनाती है या इससे कम की सजा सुनाती है, तो उस केसेस में ऐसे फैसले की अपील नहीं फाइल की जा सकती। सेक्शन 419 की बात कर रहे हैं, पिटीशन ऑफ अपील। तो इसके तहत जो भी अपील फाइल की जाएगी वो एक पिटीशन की सूरत में होगी, और उसमें सारे ग्राउंड जो हैं वो अपील में मेंशन की जाएंगी, और किस ग्राउंड पे और किन वजूहात की बिना पे जो है वो अपील फाइल की जा रही है। 420 की बात करें, प्रोसीजर व्हेन अपील अपेलेंट इन जेल, के अगर जो मुजरिम है वो जेल में कैद है, तो 420 में उसमें प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि उस सूरत में जो भी मुजरिम है वो अदालत में जो भी इंचार्ज है, वो अदालत को उस सॉरी उस जेल का उस जेल के इंचार्ज को अपनी अपील जमा करवाएगा, और वो जेल का इंचार्ज वो कापियां वसूल करने के बाद वो कापियां जो है एपलेंट कोर्ट को भिजवाएगा जो अपील फाइल करने के लिए। सेक्शन 421 की बात करें, समरी डिसमिस ऑफ अपील, कि जो भी अपील फाइल की जा सकती है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट हो। वो कोर्ट जो है वो जो भी उसमें ग्राउंड ली गई हैं, जो भी एविडेंस उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, अगर कोर्ट उनसे सेटिस्फाई हुआ है तो ये उसका सावजीदी इख्तियार है कि वो अपील एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज अगर वो उन ग्राउंड से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील जो है वो डिसमिस भी की जा सकती है। सेक्शन 422 इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि अगर कोर्ट जो है वो अपील जो उसके पास आई है उससे उससे सेटिस्फाई है, और ग्राउंड जो है वो उससे सेटिस्फाई है कोर्ट, तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो नोटिस इशू करेगी जो भी उसमें पार्टीज हैं उन सबको अपील की डेट जो है वो सेट करेगी हेयरिंग के लिए। तो स्टूडेंट इसमें एक बेल जो है, बेल का पोर्शन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपील के बाद बेल जो है 496 सेक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो 496 के तहत इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, के वो कौन से केसेस हैं जिनमें जो बेल है वो ली जा सकती है। तो कोई भी शख्स है जिसने ऐसा जुर्म किया हो जो काबिल जमानत है, तो वो जमानत लेने का हकदार है अंडर सेक्शन 496 ऑफ सीआरपीसी। 497 की बात करें, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसके तहत ऐसे जुराइम जिनकी सज़ा उम्र कैद या सजाए मौत है या 10 साल से कम है, तो उन तमाम जो जुराइम है उसमें अदालत का दायरा इख्तियार है कि वो जमानत शख्स की जमानत जो है वो मंजूर कर सकती है। सेक्शन 498 ए की बात करें, नो बेल टू बी ग्रांटेड टू अ पर्सन नॉट इन कस्टडी इन कोर्ट और अगेंस्ट हुम नो केस इज रजिस्टर्ड। तो इसके तहत के उस शख्स को जमानत नहीं दी जाएगी, बेल नहीं ग्रांट करेगी अदालत जो कि पुलिस की हिरासत में ना हो, या जो शख्स बेल जो है वो लेना चाह रहा है अदालत से, उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर शख्स अदालत में मौजूद नहीं होगा तो अदालत उसको बेल नहीं देगी, या वो कोई ऐसी शख्स के खिलाफ अदालत बेल नहीं देगी कि जिसके खिलाफ कोई केस ही ना चल रहा हो, केस रजिस्टर्ड ही ना हो। तो ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई केस ही रजिस्टर्ड ना हो, तो उस सूरत में अदालतें जो वो बेल नहीं देंगी। तो ये आज का हमारा पोर्शन था। मैंने इसमें कोशिश की है मैक्सिमम जितने भी सेक्शन जो आपसे रेलिवेंट हैं, जो आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट है, वो आपसे डिस्कस करूं। और आप स्टूडेंट जो है, अगर आपने जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं सेक्शन, आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लें, उनको एक दफ़ा दोबारा इसको रिकॉल करें, इसको मेमोराइज करें।
तो जो आपका है इसका लॉग एड का सीआरपी से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है ये कोई इतना लेंथी नहीं है, बस थोड़ा टेक्निकल है, उसमें आपको छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का पेपर बनाए और आपसे किस किस्म के एमसीक्यूज पूछ ले। तो अगर आपने चीज़ें जो हैं वो अपने पास तरतीब से याद की होंगी, उनको मेमोराइज किया होगा, तो आई होप आपको इंशाल्लाह कोई पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। No, sir, thank you very much, students. Thank you very much. Allah Hafiz.